नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम क्लास 10th के NCERT फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमें इन सभी परिभाषाओं की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और इन सभी को एक विशेष रूप से आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला है, आपको ये हेडिंग बना लेनी है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और इन परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा जो है वो है दर्पण का ध्रुव, जिसे पोल ऑफ मिरर भी कहते हैं। अब देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है वो क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ क्या है? इसका परावर्तक पृष्ठ ये वाला होगा, इस तरफ वाला, यानी इस तरफ तो कल ही कर दिया, तो अब इस तरफ वाले पृष्ठ पर परावर्तन होगा प्रकाश का ना। और ये अवतल दर्पण है तो इसके ऊपर वाले पृष्ठ पर कल ही कर दिया, तो अंदर वाले पृष्ठ पे परावर्तन होगा। ये हमने पिछले वीडियो में समझा था। आई थिंक ये आपके लिए बहुत सिंपल बात है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बहुत ज़्यादा आसान बात है। एक दर्पण बनाइए और फिर उसका कोई मध्य बिंदु, भाई दर्पण का मध्य बिंदु होगा तो उसका जो मध्य बिंदु होगा, ठीक उसे मिलाते हुए एक ऐसे डैश डैश करके रेखा खींच दीजिए और फिर कह दीजिए कि ये जो है पॉइंट यानी दर्पण का मध्य बिंदु, ये है पोल, उस दर्पण का ध्रुव। आसान बात है फिर से कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आसान बात है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, हमने चित्र थोड़ा हाथ से बनाया है तो अच्छे से नहीं बना, आप प्रकार की सहायता से बढ़िया से चित्र बनाइएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए पोल इस तरफ होगा, ये इस तरह से, और उत्तल दर्पण के लिए पोल इस तरह से होगा। कुछ बहुत विशेष नहीं किया है। अवतल दर्पण में हमने क्या किया है कि उभरे हुए भाग को कलई कर दिया है, और उत्तल दर्पण में हमने क्या किया है कि अंदर धसे हुए भाग को कलई कर दिया है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम गोला क्या होता है उसे समझ लेते हैं। जैसे ये एक गोला था, हमने दर्पण कैसे बनाया था, एक गोला था और उसके एक भाग को हमने काट लिया था ना, और काट करके हमने इस तरह से ये वाला भाग, इधर वाला भाग, ये हमने इस तरह से ले लिया था। यानी हम कह सकते हैं कि हमने एक खोखले गोले को काटा है ना। अब ये खोखला गोला जो पूरा का पूरा एक गोला है, तो गोले के पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो भाई उसका केंद्र होगा ना, भाई गोला बनाने के लिए हमें केंद्र चाहिए, उसी पर अपना प्रकार रख कर हम गोला बनाएंगे इस तरह से। तो ये चीज़ होती है ना केंद्र। ध्यान से समझिए इस बात को। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी कटा हुआ भाग हमने काट करके अलग किया है। फिर से कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये तो परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, लेकिन हमने काट के अलग किया है ना एक गोले से। तो कहते हैं कि जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र, भाई गोला था जिस गोले को हमने काटा, मैंने अभी भी बताया कि गोला था पॉइंट और उसके चारों तरफ हमने गोला बनाया था। तो खोखले गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, ये हमने काट करके अलग किया है जो कि है हमारा अवतल दर्पण। लेकिन अगर हम इसको पूरा का पूरा मिलाएं, आपको बढ़िया ढंग से इसको गोलाकार बना लेना है। ठीक है, प्रकार की सहायता से। ये हमने हाथ से बनाया इसलिए बना नहीं है, इसको डैश 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 करके बना देना है, और फिर जो इसका मध्य बिंदु होगा वही होगा वक्रता केंद्र। देख लीजिए कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये वाला है जो हमने काट के अलग किया है। जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये खोखला गोला ये पूरा का पूरा हमने मिला के बना दिया, उस गोले का केंद्र, अब गोला है तो उसके पास केंद्र होगा, तो हम कह रहे हैं कि उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए इस तरह से हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए इस तरह से हो जाएगा। चित्र बहुत अच्छे से बनाइएगा। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या की। तो जैसे एक गोला है, ये गोला है, केंद्र से इसके किसी भी बिंदु को मिला दीजिए तो ये दूरी त्रिज्या कहलाती है ना।
गोले की त्रिज्या है, लेकिन हमने अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, हम दर्पण पढ़ रहे हैं तो हम इसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। देखिए वही बात है सेम एकदम कि दो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे गोले की त्रिज्या को, उसे नहीं यहाँ पे उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे सेम वक्रता केंद्र की ही तरह वक्रता त्रिज्या की भी डिफिनेशन है। उस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, यहाँ पे समझिए कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, ये जो हमने कलई किया है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखला गोला हमने पूरा का पूरा डैश डैश करके बना दिया, उस गोले की त्रिज्या यानी इस पूरे के पूरे गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। भाई हमने सी से वक्रता केंद्र से इसके किसी बिंदु को मिला दिया और ये जो दूरी है यहाँ तक की उसे हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या, जो कि अवतल दर्पण के लिए इस तरह से है, उत्तल दर्पण के लिए इस तरह से है और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आसान बात है, आगे चलते हैं। अभिलंब बहुत ज़्यादा आसान है। यही बात गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, यानी कोई भी बिंदु, चाहे ये वाला बिंदु ले लीजिए, 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 कोई भी बिंदु, तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी वक्रता केंद्र तो ये है। अब इसमें हम गोचा गांची कर दे रहे हैं अपना, चाहे ऐसे मिला दीजिए, चाहे ऐसे मिला दीजिए, चाहे जैसे मिला दीजिए, किसी भी पॉइंट पे आप ऐसे भी मिला सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। ठीक है, यानी इस बिंदु पर ये रेखा अभिलंब होगी। इसमें भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, किसी भी दर्पण में आप बना सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं मुख्य अक्ष की। बहुत ज़्यादा आसान है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव क्या होता है भाई, ध्रुव जो यहाँ पे मध्य बिंदु होता है, तथा वक्रता केंद्र यानी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। और क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को जो रेखा मिला दे, यानी मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये देखिए हमने इस रेखा को इस तरह से आपको डैश डैश करके बढ़ा देना है। ये वाली रेखा जो इन दोनों को यानी P को और C को मिला दे उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमने अवतल दर्पण बनाया है, उत्तल दर्पण में आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब है बात दर्पण का द्वारक। ये दर्पण का द्वारक क्या होता है? द्वारक मतलब होता है द्वार मतलब दरवाजा। अब दरवाजा किसे कहते हैं? जहाँ से हम अंदर जाते हैं, घर के अंदर। दर्पण के लिए दरवाजा किसे कहेंगे? जहाँ से प्रकाश प्रवेश करे। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के हमने इस पृष्ठ को यानी उभरे हुए पृष्ठ को कलई किया हुआ है। अब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये पूरा का पूरा क्या है? दरवाजा है। आपको डैश 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 करके इस दोनों को मिला देना है। इसका नाम है M1, इसका नाम है M2 और ये जो है ये हमारा कहलाएगा द्वारक। ठीक है, क्योंकि इसी में प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी इस तरह से। अब प्रकाश की किरण यहाँ से भी जाएंगी लेकिन यहाँ वाली हमें मतलब नहीं है उससे, ये वाला ये। ठीक है, तो इसे कहने का मतलब ये है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बहुत ज़्यादा आसान बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस दर्पण के लिए और ये अवतल के लिए, ये उत्तल के लिए। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। ध्यान से समझिएगा। प्रकाश किरणों का एक गुण है कि वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसी चीज़ को हमें दूसरी तरह से कह देना है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, यहाँ पे देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है जो कि C और P को मिला रहा है और इसके समांतर प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही हैं ये। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात अब आई, इससे टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गई ना। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए,
जैसे ये मुख्य अक्ष था, ये वाली ब्लू वाली लाइन, और रेड वाली लाइन प्रकाश किरण है। अब प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गई। तो जिस बिंदु से होकर जाएगी, यहाँ पे ये वाली भी आई, ये भी वापस लौट गई। तो देखिए सब की सब आ तो रही है लेकिन जा रही हैं एक ही बिंदु से होकर। तो इस बिंदु को कहते हैं, चूँकि यहाँ पे जगह कम थी, यहीं पे लिख देना था हमको यफ, लेकिन हमने इस चीज़ को यहाँ पे तीर बना के यफ लिख दिया है। यफ का मतलब मुख्य फोकस या फिर फोकस। ठीक है, कहने का मतलब साधारणता बात, साधारण सी बात, सीधी सीधी बात, मोटी मोटी बात ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। आसान बात है। अच्छा, ये तो अवतल दर्पण के लिए आसान था। अब थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, देखिए ध्यान से समझिए। अगर अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। सोचिए कि प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, इस तरह से, ये वाली यहाँ पे आएगी, ऐसे टकराएगी और यहाँ से वापस लौट जाएगी। ये वाली यहाँ से आएगी, ऐसे टकराएगी और यहाँ से वापस लौट जाएगी। तो ये बताइए कि इसका मुख्य फोकस कहाँ पे होगा? भाई प्रकाश की किरण, वास्तविक प्रकाश की किरण जो थी वो तो यहीं से लौट गई। अब हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? हम इसको धीरे धीरे आगे डैश 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 करके बढ़ा लेते हैं। इसको भी हम डैश 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 करके बढ़ा लेंगे। तो हमने प्रतिबिंब पढ़ा था, और प्रतिबिंब का अध्ययन करते वक्त हमने आपको बताया था कि जब हम ऐसे डैश 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 करके बढ़ाते हैं तो इसे हम कहते हैं कि आभासी प्रकाश की किरण है, जो हमने अपने आप से मानी है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी बिंदु पर आकर ये एक दूसरे को काट देंगी, यानी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ये होकर जाएंगी, तो इसे तो हम कह देंगे मुख्य फोकस। लेकिन ये मुख्य फोकस जो होगा वो कैसा होगा? ये आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी, क्योंकि आभासी बिंदुओं के, यह आभासी प्रकाश किरण के कटान बिंदु पर है। ठीक है, और इसके लिए चूँकि वास्तविक प्रकाश किरणें काट रही हैं तो इसके लिए मुख्य फोकस वास्तविक होगा और इसके लिए आभासी होगा। तो एक बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, या फिर फोकस कह सकते हैं, वो आभासी होता है, और इसे यफ से, कैपिटल यफ से प्रदर्शित करते हैं। नोट में आपको लिख लेना है, 10 की नोट में लिखिएगा, 20 की नोट में मत लिखिएगा, कि अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। अब बात आती है फोकस दूरी की, कि ये फोकस दूरी क्या होती है। देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव, देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पोल, ये है पोल, तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या है? ये मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र इसके बाद होगा। तो हमें सिर्फ मुख्य फोकस और पोल से मतलब है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आप इस दूरी को ऐसे बनाइएगा, डैश डैश करके, ऐसे। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। डैश डैश करके बनाइएगा, ये हमने डायरेक्ट लकीर खींच दी है, तो ये ऐसे आप नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़, यानी पोल से फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आसान बात है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अवतल दर्पण के लिए था, ये उत्तल दर्पण के लिए है। आसान बात है कि भाई फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, अब आखिरी है फोकस तल। देखिए भैया, इसमें कुछ समझाने जैसी कोई चीज़ है नहीं, आपको डिफिनीशंस याद कर लेनी है, बस आसान बात है। और फिर जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखेंगे तो वहाँ पे हम इन डिफिनीशंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए फोकस तल क्या होता है? तल मतलब होता है सतह, सरफेस। अगर आपने प्रकाश का परावर्तन वाला पहला लेक्चर देखा है तो आपके लिए तल बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है ना भाई। तल शब्द से आप परिचित हैं, तल मतलब सतह, सरफेस। तो कहते हैं कि वह तल, यानी वह सतह जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। देखिए, जैसे मुख्य फोकस ये है और इसके लंबवत एक आपको रेखा खींच देनी है इस तरह से। ये P डैश, क्योंकि इसे P नहीं लिख सकते क्योंकि P तो पोल होता है, तो P डैश और P डबल डैश, ये जो है ये चीज़ P और P डैश P डबल डैश, ये है फोकस तल उत्तल दर्पण के लिए। और यहाँ पे
अवतल दर्पण के लिए ये फोकस है और फोकस पर आपको एक लंब खींच देना है डैश डैश करके, और ये जो आएगा ये होगा फोकस तल। तल मतलब सरफेस, सतह। तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का मुख्य फोकस, वो दर्पण का फोकस तल कहलाता है। ठीक है, तो बस इतनी ही डिफिनेशंस आपको याद कर लेनी है। सारी डिफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो।